दोस्तों, आज पेश है अपराध की मंजिल। ये एक और चित्र है दोस्तों। दरवाजा खोलते ही बाहर किसी की आठ सुनकर सुलभ सतर्क हो उठा। इस समय इंस्पेक्टर बेरी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? मुझे बस तथ्य से सावधान से निपटना होगा। हेलो इंस्पेक्टर बेरी। हेलो, मेरा आगमन अच्छा नहीं लगा क्या? कहीं जा रहे थे मिस्टर सुलभ? आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर है यस। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो किसी का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बेरिक को ठाका लगाया, मगर इस ठाके के प्रति दीनता की झलक थी। फिर उसका स्वर भी गंभीर हो उठा। मिस्टर सुलभ, किसी पुलिस ऑफिसर की आकृति किसी खास लोगों को एकदम चौंका देती है। इंस्पेक्टर बेरी के कहने के लहजे से सुलभ दिल में भीतर 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 सतर्क कर दिया। इस शैतान ने तुरंत मेरा पीछा छुड़ाना होगा। मुझे अपने चेहरे पर भाव को सामान्य बनाना होगा। इस पाजी इंस्पेक्टर से किसी चेहरे के भाव पढ़ लेने की अद्भुत दक्षता है। अपने दरवाजे पर किसी पुलिस ऑफिसर को इस तरह रास्ता रोके खड़े देख चौंकना क्या अस्वाभाविक नहीं इंस्पेक्टर? तभी इंस्पेक्टर बेरी की नज़र सुलभ के हाथों में लगे किसी लिपलिपे पदार्थ पर पड़ी। आपके हाथ में साबुन लगा है? सुलभ का दिल से आवाज़ उठी। मुझे सावधान सुलभ, यह ततैया बहुत ज़्यादा चालाक है। अगर आस पास मंडराया तो पता नहीं चलेगा कि कब डंक मार गया। क्या हाथों में साबुन लगाना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, मगर हाथों को साबुन लगाकर घर से बाहर निकलना विचित्र है। सुलभ की आवाज़ में अस्पष्टता के भाव थे। और वह क्या है? हे भगवान, इसकी दृष्टि अपने मतलब के सामान पर तुरंत खोज निकालती है। इंस्पेक्टर बेरी ने अंदर पहुंचकर वस्तु को उठा लिया। इस कदर मसाला कुचला साबुन। और फिर इंस्पेक्टर बेरी ने साबुन का किसी पार की चोरी के समान विलक्षण करने लगा। निरीक्षण, यह इस्तेमाल हुआ नहीं लगता, मगर इसका मलिदा पूरे साबुन की बट्टी जितना नहीं है। शेष का क्या हुआ? अपने मेहतर काट कर दे दिया और इसका मलिदा पाँव के नीचे आकर बन गया। कब? कुछ देर पहले। मगर मुझे तो इस तमाम फर्श पर साबुन के निशान दिखाई नहीं दे रहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर तुरंत ही अपने कठोर स्वर में इख्तियार किया। और सुना इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे किसी भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी बाध्य नहीं हूँ। इंस्पेक्टर बेरी अपने मनोभाव को गहराई से अध्ययन कर रहा था और फिर अपने पुलिसिया भाषा में बोला, सुनो जवान, मैंने जांच की है। यद्यपि तुम्हारे खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, मगर जहाँ जहाँ भी तुम रहे हो वहाँ कोई न कोई गंभीर अपराध हुआ है। मैं अपने छोटे से मगर महत्वपूर्ण शहर में अमन चाहता हूँ, इसलिए कल सुबह तक इस शहर से दफा हो जाओ, समझे? अगर मुझे कल तुम्हारी सूरत इस शहर में दिखाई देने लगी तो तुम्हारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसकी चेतावनी से इंस्पेक्टर द्वारा की गई द्वार पर पड़ा, मगर तुरंत ही ठिठक गया। बाय द वे, साबुन और इस टुकड़े को तुम्हें से किसी बैंक लॉकर की चाबी में तो नहीं छाप तो नहीं उतारी? सुलभ किसी सदमे की हद तक चौंका। हे भगवान, यह पाजी तो किसी मस्तिष्क पढ़ने में कंप्यूटर की तरह है। इंस्पेक्टर बेरी ने चेहरे पर नजरें गड़ाकर कहा, मेरे समक्ष इस तरह चौंकने वाले व्यक्ति अक्सर बाद में मुजरिम साबित होते हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे मस्तिष्क को कैसे पढ़ लिया। सुलभ का चेहरा किसी चट्टान की तरह कठोर हो उठा।
नहीं इंस्पेक्टर, मैं सोच रहा हूँ कि तुम जैसे अति चालाक व्यक्तियों की मौत अक्सर एक साधारण सा हादसा बनकर रह जाती है। और इससे पश्चात इंस्पेक्टर बैरी पलक झपकने का अवसर नहीं मिला। आह, अच्छा हुआ कि रिवॉल्वर पर मैंने पहले ही साइलेंसर चढ़ा रखा था, वरना इसके धमाके का ध्यान आकर्षित करते। इंस्पेक्टर बेरी जैसा प्रतिभा को इस कदर लाश में तब्दील होते देखना निश्चित ही कष्टजनक था। काश तुम्हें बैंक लॉकर की चाबी का जिक्र भी नहीं किया होता इंस्पेक्टर बेरी। अचानक इस अचानक पेश आए हादसे से सुलभ का मस्तिष्क विद्युतीय गति से सक्रिय उठा। अब तुरंत ही इस लाश को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा, तत्पश्चात फ्लैट को खाली कर देना होगा। यह दीवान ठीक रहेगा। सुलभ फुर्ती से लाश को दीवान में डाल दिया। फिलहाल तो यही सुरक्षित जगह है। मैंने अपने जीवन में अनेक गुनाह किए हैं, मगर कभी किसी की हत्या का इरादा नहीं किया था। ताज्जुब होता है कि आज मैंने एक जीवन को कैसे निर्ममता से समाप्त कर दिया। फिर वह फर्श पर खून के धब्बे साफ करने लगा। अगर मीना को पता चल जाए कि सुलभ एक निरपराध का कत्ल कर चुका है, तो उसके मन में मेरे लिए घृणा उत्पन्न नहीं हो जाएगी। मैं अपनी योजना को इतनी बारीकी से तैयार किया था, लेस मात्र भी खतरा दिखाई नहीं देता था, इसलिए किसी की हत्या होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मगर बदकिस्मती से उस योजना का आरंभ ही एक हत्या से हुआ। अब सब ठीक है, सेठ रामदास को सूचित कर दूं योजना में किस कदर वेदन पड़ गया। निश्चित ही विनोद की किसी त्रुटि के कारण इंस्पेक्टर बेरी मुझे तक पहुंचा था। वह नंबर एंगेज था। सुलभ ने टेलीफोन क्रेडिट पर रख दिया। तुरंत ही उसकी घंटी बज उठी। सुलभ ने रिसीवर उठाया और मगर मन में छुपी बात किसी अज्ञात सुरक्षा की भावना से अंतर्गत वह मुंह में कोई शब्द न बोला। तब दूसरी ओर से पूछा, हेलो सुलभ। वो सेठ रामदास, कहिए सेठ जी। कमाल है सुलभ, तुम अभी तक फ्लैट पर हो, जबकि शीला तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। सुनो सेठ, मैं एक बहुत बड़ा घपला हो गया है। इंस्पेक्टर बेरी की लाश मेरे फ्लैट पर पड़ी है। वाइट, इंस्पेक्टर बेरी की लाश? यह सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? दुर्भाग्य से यह हकीकत है। और उसके 50 लोगों ने सारा किस्सा बयान कर दिया। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ। इससे लगता है कि इंस्पेक्टर बेरी हमारी योजना की भनक लग गई थी। हाँ, उसके मुंह से निकली बैंक लॉकर की चाबी वाली बात ने मुझे चौंका दिया और मुझे मजबूरन उसका कत्ल करना पड़ा। अब यह उचित है कि इस योजना को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और इस शहर से दूर मैं यह शहर छोड़ दूं। नहीं सुलभ, यह योजना किसी कीमत पर स्थगित नहीं हो सकती। तुम मेरे साथ इस शहर में काम अंजाम दिए बिना किसी शहर में बाहर कदम नहीं रख सकते। अचानक सोलू के सर में करकरास हो उठा। तुम जानते हो सेठ रामदास की सुलभ किसी धमकियों के आगे भी वश नहीं हुआ करता। मैं तुम्हारे उन 10 लाख रुपयों की याद दिला रहा हूँ जो तुम्हें इस काम के बदले देने वाला हूँ। और अब से ठीक 1 घंटे पश्चात वह काम ही नहीं रह जाएगा। ओह, समझ गया। लेकिन इंस्पेक्टर बेरी की लाश, उसकी लाश की चिंता तुम मत करो। मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि किसी को शहर में 2 दिन तक उसकी मौत का पता नहीं चलेगा। लेकिन अब तुम तुरंत निकल जाओ और 1 घंटे बाद वह लाकर खुलने वाला है। और फिर मेरे पास न तो तुम्हें देने के लिए 10 लाख रुपये होंगे और न ही तुम्हारे पास काम करने के लिए काम। काम तो अवश्य होगा, क्योंकि यही काम तो मुझे मेरी जिंदगी का मकसद तक पहुंचाएगा। और मेरी जिंदगी का मकसद है मीना। ठीक है सेठ, मैं काम संभालता हूँ, तुम बेरी के किस्से को संभालो। और कहकर सुलभ ने फोन रख दिया। और 1 मिनट पश्चात, शीला तुम बैंक चलो, हमें 1 घंटे से पहले ही अपना काम को अंजाम देना है। यह मुझे मालूम है, लेकिन तुम इतनी देर क्या करते रहे? ओह, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, मगर इस बारे में तुम कुछ न पूछो। मैं बैंक पहुंचने
से एक अर्थ होकर काम करना चाहता हूँ। कार ड्राइव करती हुई शीला कर्मसुखियों से सुलभ की ओर देखती जा रही थी, जो साबुन की भट्टी को दगे एक सांचे को ध्यानपूर्वक देख रहा था। इंस्पेक्टर बेरी की साबुन में लगभग इस भाग पर किसी बैंक के लॉकर की चाबी की छाप की कल्पना की थी, और जिसकी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तत्पश्चात सुलभ ने अपने कोट के ऊपर से एक पेन निकाला। लैंड और म्यूजियम सामग्री का तैयार किया गया यह पेन मैंने भी इस बार सफलतापूर्वक इंतजाम किया है, और मुझे यकीन है कि इस बार मैं इसे एक चाबी की शक्ल दे पाऊंगा। और तत्पश्चात उस विशेष गैस लाइटर में से निकलने वाली तीखी लो अचानक कार के वातावरण में बहुत गर्म हो उठा, और पेन मोम की तरह बूंद बूंद करके सांचे में बहने लगा। उसकी यह अदाकारी एहसास कराती है कि यह व्यक्ति एक उच्च कोटि का की मेकर है। सेठ ने इसे हायर करके कोई गलती नहीं की। और सिर दी वह बूंद बूंद पिघलता पेन चाबी की शक्ल इख्तियार करने लगा, और सुलभ ने तुरंत एक ठंडी हो चुकी चाबी को सांचे से बाहर निकाला। वह खूब, बिल्कुल मेरी आशानुरूप, अब थोड़ा सा तराशना बाकी है। और सुलभ ने अपनी जेब से कीरिंग कटर निकाला और उसे लटकती दिया सलाई की एक तीली से आकार की मोटी मगर थोड़ी सी बड़ी रेत से चाबी को नफासत के तराशने लगा। कितनी तमन्ना और नफासत है इसके काम में। इस चाबी को तराशने इसके हाथ किसी वायलिन के वादक के से नपे तुले अंदाज में कैसे संगीत में ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। वह बहुत वैसी ही जैसी इसे होना चाहिए था, और कामयाबी की चमक उसके चेहरा खिल उठा। मिस्टर सुलभ, तुम्हारे चेहरे पर यह चमक यकीन दिलाती है कि तुम लाकर को सफलतापूर्वक खोल पाओगे। यकीनन, अगर तकदीर ने दगा न दी तो। तुम्हारी सफलता की कहानियां बताती हैं कि तुम्हारी तकदीर ने कभी तुम्हें दगा नहीं दिया। तुम्हें क्या पता शीला, मुझे मेरी तकदीर ने तो दगा दिया है। बैंक के करीब पहुंचने पर शुभकामनाएं सुलभ। आशा है कि लौटते समय कामयाबी हमारे साथ होगी। मुझे तो कामयाब होना है, वरना मेरे जीने की चाह समाप्त हो जाएगी। मीना के बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जरूर। और फिर सुलभ किसी वयस्क व्यापारी के अंदाज में बैंक की इमारत की ओर चल दिया। तुम सफल होगे, मुझे यकीन है। मुझे अपनी सफलता का भी यकीन है। उसे बैंक की सीढ़ियों पर पाँव रखा था कि वातावरण में किसी के छींक की आवाज सुनाई दी। आँची। सुलभ ठिठक गया। ओह, मनुष्य सीखने उन इंसानों में से नहीं हूँ जो बेफुजूल सुकूनों पर यकीन करते हैं, मगर इंसानी फितरत भी ऐसी होती है कि कोई महत्वपूर्ण काम करते इंसान अनायास ही अपशकुनों और सुकूनों के बारे में घेरे में फंस जाता है। कहीं यह चीख मेरी असफलता की चेतावनी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं अवश्य ही सफल होऊंगा। यह सुगन अपशकुन बेकार की बातें हैं। अपने दृढ़ आत्मविश्वास तले किसी भी सगुन अपशकुन का एहसास जबरन कुचलता हुआ वह मैनेजर के कैबिन की ओर बढ़ गया, और किसी व्यस्त व्यापारी के अंदाज में मैनेजर के कमरे में प्रवेश किया। हेलो। क्षणिक औपचारिकता के पश्चात वह मैनेजर के समक्ष एक रजिस्टर में दस्तखत कर रहा था। अपनी इस योजना के अंतर्गत मैंने इस बैंक में किरण नाम का अपना यह लॉकर खुलवा कर बस योजना को कितना सहज बना दिया। कुछ ही देर में मैं बैंक में लाखों की शपथ लगाने वाला हूँ। बैंक मैनेजर ने सुलभ को दस्तक पर लॉकर खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
और अध्ययन करने में व्यस्त हो गया। अब इस बैंक के कायदे के अनुसार मैनेजर मेरे लॉकर की चाबी निकाल कर पीए विनोद को देगा ताकि मैं लॉकर खोल सकूं। अगर विनोद सेठ रामदास द्वारा हमारी इस योजना में सम्मिलित है वो सुलभ की आशा और इस बैंक के कायदे के मुताबिक तैसे हुआ। विनोद मिस्टर किरण आपका लॉकर खोलना चाहते हैं, इनके साथ ले जाइए, इनकी सुविधा का ख्याल रखिए। यस सर। चलिए मिस्टर विनोद। और मनोज के समक्ष सुलभ ने मात्र एक व्यावसायिक संबोधन से दिए गए और भाव बाहर होकर एकाक बदल गए। सुलभ, मैंने साबुन की पट्टी पर तुम्हें ऐसा छाप भेजी थी, उसके अनुसार बढ़िया बढ़िया की तैयार की होगी न। और न इंस्पेक्टर बेरी का क्या हुआ, उसने तुम्हारा टकराव हुआ या न हुआ? अगर मैं यह बता दूं कि इस योजना की कामयाबी इंस्पेक्टर बेरी का कत्ल करके यहाँ पहुँचाऊँ तो यह सदमे की हालत में आतंकित हो उठेगा और इसका आतंकित होना इस योजना के लिए फिलहाल हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? विनोद संबित सा हो उठा, मगर सुलभ ने यह संदेश का फन तुरंत कुचल दिया। चिंता न करो, सब ठीक ठाक है। तुम्हारी भेजी हुई छाप के हिसाब से मैंने लॉकर नंबर 151 की चाबी बना ली है, मगर मेरी चाबी बनाने से पूर्ण तुम्हारी कॉल आ गई थी। इंस्पेक्टर बेरी मेरे फ्लैट की ओर आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी से चाबी फ्लैट में छोड़ना पड़ा। जल्दबाजी में फ्लैट छोड़ना पड़ा, रास्ते में चाबी बनानी पड़ी। हालांकि चाबी बनाने का समय कम था, कम वक्त मिला, मगर मुझे विश्वास है चाबी बिल्कुल सही होगी। सुलभ ने इंस्पेक्टर बेरी की हत्या का किस्सा बड़ी चतुराई से छुपा दिया। विनोद के चेहरे पर रात की और नए उत्साह के भाव उजागर हुए। ओह, शुक्र है इंस्पेक्टर बेरी, और तुम्हारा टकराव नहीं हुआ, और टकराव से पूर्व तुम लखपति बनकर इस शहर छोड़ चुके होगे। साथ साथ तुम्हारा भी उत्थान भी हो जाएगा। इस जैसे व्यक्ति का उत्साह में बहुत अच्छा काम करते हैं, और इस समय उसने भरपूर उत्साह है। जब मैंने इंस्पेक्टर बेरी की जीप तुम्हारे फ्लैट के लेन में दाखिल होती देखी तो समझ गया था कि तुम इंस्पेक्टर बेरी को तुम्हारे इस शहर में मौजूद होने की भनक लग चुक गई। इसलिए मैंने टेलीफोन पर आग्रह करना उचित समझा। मैंने ठीक किया ना? हाँ, तुमने ठीक किया। और स्ट्रांग रूम के गेट पर पहुंचकर दोनों खामोश हो गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। उम्मीद है लौटते समय यह गार्ड हमें इसी तरह सलामती देते रहे होंगे, परंतु यदि 1% भी असफल हो रहा तो यही सलामी मेरी समाधि का स्थल बन जा सकता है। तुम्हें याद है ना, लॉकर 151 में तुम्हें लॉकर में 2 लॉकर आगे हैं। अच्छी तरह यह व्यवस्था तो तुमने मेरे निर्देश पर कर दी थी, फिर तो तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। कितनी कठिन व नाजुक परिस्थितियों में तुम्हारे उत्साह को बरकरार देखकर मैंने किसी को असुविधा की गुंजाइश नजर नहीं आती। पहले अपना लॉकर खोल दूं ताकि विपत्ति परिस्थितियों में बचाव की गुंजाइश रहे। फिर लॉकर 151 के सामने पहुंचा। देखिए मीना, सुलभ तुम्हारी चाह में क्या क्या बन गया। और जब उसने इसके साथ सुलभ मीना की तस्वीर अपने जेहन में उतारते हुए उस लॉकर की चाबी दाईं ओर घुमाई तो हल्का सा झटका लगा। वाह, बिल्कुल ठीक बैठी। लेकिन खबरदार सुलभ, अब तुम वह करोगे जो तुमसे कहूँगा। व्हाट? हिलना नहीं, वरना मैं तुम्हें सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। ओह बेवकूफ, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो? इस समय तुम्हारी यह हरकत सारा खेल बिगाड़ देगी। नहीं, खेल नहीं बिगड़ेगा सुलभ। यह खेल मैंने बड़ी सोच समझ के साथ आरंभ किया है। यह दगा तुमने बहुत महंगी पड़ेगी। सेठ रामदास के साथ दगा करने का अर्थ है मौत।
फिलहाल तो तुम अपनी मौत की चिंता करो सुलभ। मैंने इस योजना को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। वह लकड़ी का घोड़ा तुम इस लॉकर से निकाल कर अपने साथ ले जाने की बजाय यहाँ इस लॉकर में रखोगे। इंस्पेक्टर बेरी के कातिल अब सुलभ चौंका। हे ईश्वर, मैंने इस व्यक्ति के बारे में कितना गलत कल्पना की थी। मान लो कि मैं यह घोड़ा इस लॉकर में रख दे दूं तो क्या हुआ? फिर वह घोड़ा मेरा होगा और उसे कभी भी आसानी से निकाल लूंगा। तुम शायद नहीं जानते कि थोड़ी देर पहले इस लॉकर का मालिक इसे खोलने वाला है। विनोद हंस दिया। यह कहानी तो मैंने सेठ रामदास को भ्रमित करने के लिए बनाई थी, जबकि सच्चाई यह है कि इस लॉकर का मालिक कुछ देर पहले न्यूयॉर्क के लिए उड़ चुका है। वह 6 मास पहले नहीं लौटेगा और इस मास में कुछ भी नहीं 6 मास में कुछ भी किया जा सकता है। वो धोखेबाज, अगर इस वक्त यहाँ शोर मचा दूँ तो तुम जानते हो क्या होगा? विनोद के चेहरे पर छाई दृढ़ता और गहरी हो गई। कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी जाएगी। इंस्पेक्टर बेरी के कातिल, तुम क्या चाहते हो कि इंस्पेक्टर तुम जैसा इंस्पेक्टर एक तुम तक कैसे पहुंचा? नहीं, मैंने ही तरकीब से तुम्हारे पीछे लगाया था और अब तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने आरोप हैं कि अगर मैं तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूं तो मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा घृणित कीड़े, तूने अपने अभिमान के नशे में भूल रहे थे कि मुझ पर तनी रिवॉल्वर तुम फायर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा इस तरह स्ट्रांग रूम में रिवॉल्वर लाना और गैर कानूनी है। तुम्हें भ्रम हुआ है। यह रिवॉल्वर हमें इस बैंक की ओर से मिला है और लॉकर खुलाने के लिए बैंक अथॉरिटी इसे अपने पास रखे, ऐसा यहाँ का कायदा है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। अगर मैं यह घोड़ा इस लॉकर में रख दूं तो क्या तुम मुझे यहाँ से जीवित बाहर जाने दोगे? हाँ, और फिर जिंदगी भर दोबारा इस शहर में कदम नहीं रखोगे। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें यह खतरा रहेगा कि बाद में कहीं मैं पुलिस के हाथों में पड़ गया तो तुम्हारा भेद उजागर न कर देगा। जबकि सुलभ को यहाँ कत्ल करने के तुम सेठ रामदास से कोई भी कहानी गढ़ने के लिए स्वतंत्र होगे। मेरा दिल कहता है कि तुम यहाँ घोड़ा सुरक्षापूर्ण हथियार लेने के पश्चात मेरा कत्ल करोगे। अब अधिक मत सोचो, घोड़ा बाहर निकालो। बहुत अच्छा। और इससे पश्चात वहाँ कुछ ऐसा घटा कि विनोद अपनी जान से हाथ धोने पड़ा। आह! विनोद को पता नहीं चला कि सुलभ ने अपना साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकाला और माथे के बीच में एक सुराग बन गया। इस तरह माथे के बीच में गोली लगने की मौत के किसी चीख की आ जाती है, बिना चीख की आ जाती है। सुलभ तेजी से लाकर की ओर बढ़ा। माफ करना मीना, और यह अस्तित्व की लड़ाई थी, या वह नहीं था जो तुम्हें खुश होना चाहिए? मीना, तुम्हारा सुलभ जिंदा है। सुलभ ने ब्रीफकेस उठाया और मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। मुझे एक बार फिर सोचना पड़ रहा है कि मैं तुम जैसे अति चालाक व्यक्तियों का श्रेय क्यों होता है। और फिर सहज भाव से गार्डों के निकट से गुजरा। शुक्र है यह समाधि निर्पार कर हो गई। बस मुझे बैंक से बाहर निकलना और 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। और 20वें सेकंड पर मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड चौंका। ओह, खतरे का अलार्म! तुरंत गेट बंद करूं। मगर सुलभ कदम पर्याप्त तेजी थी। अगर वह गेट बंद करने में सफल हो जाता तो मैं अपनी योजना के अंतिम चरण पर असफल हो जाता। शीला बेताजी से उसका इंतजार कर रही थी। सुलभ के बैठते ही कार हवा में के झोंके की मादिर वहां से उड़ चली और इसके बाद शहर भर में कहीं कोई नाकाबंदी हो पाती इससे पहले कार शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर पहुंच चुकी थी।
शाबाश शीला, हम सुरक्षित हैं, तुम्हें बहुत प्रभावित हूँ। और अपनी योजना के तनावयुक्त क्षणों में गुजरने के बाद फिर एक बार मीना का ख्याल में लौट आया। मीना, आज मैं तुम्हारे डैडी के द्वारा हम दोनों के बीच खड़ी दौलत की वह ऊंची दीवार गिरा दी है। और सहसा कार रुक गई। क्या हुआ शीला? वह लकड़ी का घोड़ा मुझे दे दो मिस्टर सुलभ। सुलभ के हृदय में विचलित हो उठा। नहीं शीला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरा तुम मेरे समझ वैसी परिस्थितियों में उत्पन्न मत करो जैसी इंस्पेक्टर बेरी और विनोद ने की थी। इंस्पेक्टर बेरी और विनोद ने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसी ही भूल की थी, उनकी जिंदगी की अंतिम भूल साबित हुई। दुर्भाग्य से तुम ऐसी भूल दोहरा रही हो। ओह, तो क्या तुमने इंस्पेक्टर बेरी और विनोद की हत्या कर दी? मजबूरन उनकी हत्या करनी पड़ी क्योंकि उनकी भूल अक्षम्य थी। लेकिन तुम मुझे तीसरी हत्या करने के लिए विवश मत करो। तुम बोलते हो रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। बेबी, शायद तुम्हें पता नहीं चलेगा कब मेरे हाथ में आ जाएगा। अच्छा, तो फिर दिखाओ वह अपना जादू। तुम्हारा जादू पहले चलता है या मेरी गोली? गोली चली, लेकिन सुलभ का जादू पहले चल गया। यह देखो, मैंने कहा था ना बेबी। शीला आकंतिक कांप उठी। अब इसे अंधे धंधे का वसूल के अनुसार मुझे तुम्हारा अविलंब कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन तुम चाहो या तो कत्ल नहीं होगा। कैसे? शीला के गले में फंसी आवाज निकली। मैं इस काम के 10 लाख लेने वाला था, लेकिन सेठ रामदास की गलतियों के कारण मुझे इस काम में अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ा। इसलिए मैं सेठ रामदास से 15 की डिमांड करूंगा और मुझे सेंस दे देगा, और वह 5 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा। साथ ही तुम्हारी इस हरकत को भी भूल जाऊंगा। आतंकी शीला के चेहरे पर एक विश्वास के भाव गुजर उड़ गई। तुम मेरी भूल का इनाम दे रहे हो? नहीं, मैं एक और हत्या नहीं करने पड़े इसकी कीमत चुका रहा हूँ। यह कहते सुलभ ने शीला को उसका रिवॉल्वर वापस कर दिया। शीला आश्चर्य से सुलभ को देखती रही जैसे कोई तो अजूबा हो। फिर उसकी आंखें के आगे सुलभ का चेहरा धुंधला हो गया क्योंकि उसकी आंखें में नमी आ गई। सुलभ, कहीं भी नमी आंसू बंद करना बहर निकले, इसलिए शीला ने मुंह फेर लिया और चुपचाप इनमिशन में चाबी घुमा दी। कार को झटका खाया, फिर तूफानी गति से दौड़ने लगी। इस लड़की ने समझदारी से काम लिया। अगर इस जैसी लड़कियों की समझदारी का काम कोई भरोसा नहीं, इनसे बेहद सतर्क रहना होगा। कुछ देर बाद जैसे ही कार शहर से कोसों दूर एक सुनसान सड़क के किनारे सेठ रामदास के गुप्त फार्म हाउस के सामने रुकी तो 2 हट्टे-कट्टे व्यक्ति वहां पर आदम किए। सेठ रामदास कहाँ हैं? बस हाल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों उन्हें हाल तक ले गई। आओ सुलभ, उम्मीद है कि एक कामयाब सुलभ का स्वागत कर रहा हूँ। तुमने ठीक कहा, तुम्हारा कहना तुम्हें कहना ही चाहिए सेठ, क्योंकि उस योजना में तुम्हें जिन लोगों का सहयोग दिया वह सब धोखेबाज और कभी नहीं साबित हुए। सुलभ के लहजे में सेठ रामदास को चौंका दिया और शीला की हड्डी में आतंक की में लहर दौड़ गई। क्या कोई गड़बड़ी हो गई? यह लकड़ी का घोड़ा नहीं मिल सका? लकड़ी का घोड़ा तो मिल गया, मगर इसके लिए मुझे अपनी जान पर खेलना पड़ा। कहकर सुलभ ने सेठ रामदास को विनोद की करतूत का कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया, मगर शीला द्वारा की गई दगा की कोशिश का बयान नहीं किया। ओह, विनोद ने ऐसी दगाबाजी की? हाँ, उसकी दगाबाजी के कारण मुझे हत्या जैसा जघन अपराध 2 बार विवश होना पड़ा। इस पर भी मैंने तुम्हारे लिए काम बेखूबी अंजाम दिया, लेकिन अब मैं तुमसे 15 लाख रुपए 5 लाख उस खतरे की जो तुम्हारे द्वारा गलत आदमी के चयन करने से मेरे समक्ष आया। मुझे 15 लाख ही मिलेंगे, लेकिन वह लकड़ी का घोड़ा तो दिखाओ। सुलभ ने लकड़ी का घोड़ा उसे दे दिया।
इस घोड़े की कीमत का एक सुलभ को कतई अंदाजा नहीं होगा। सेठ रामदास ने लकड़ी के घोड़े रूपी खिलौने को पेट तकरीबन को खोला तो उसमें से अनगिनत बहुमूल्य हीरे निकलकर सेठ की हथेली पर बिखर गए। जानते हो सुलभी नहीं रोकोगी, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है होगी, लेकिन मुझे अपने 15 लाख का से मतलब है। सेठ रामदास ने गौर से सुलभ की ओर देखा। हमारे धंधे में कहीं भी ईमानदारी नहीं है, मगर तुमसे दगा नहीं, तुम में दगा का कोई भाव नहीं। सुलभ, तुम्हारे अतिरिक्त 5 लाख की मांग भी जायज है। और थोड़ी देर पश्चात ब्रिकेश लेकर लौटा। यह लो सुलभ, तुम्हारा इनाम। वादे से 10 लाख मैंने पहले ही ब्रिकेश में रखवा दिया है और बाकी 5 लाख इस ब्रिकेश में है। धन्यवाद सेठ रामदास। यह लो चिड़िया, यह तुम्हारा इनाम। सेठ रामदास ने शेरा को एक बैग मंगाकर शीला की तरफ बढ़ा दिया, मगर शीला हथेली पर बिखरे हीरे को निहार रही थी। सेठ रामदास जैसे ही मन में पड़ रहा हो, क्यों, क्या इन हीरों को उड़ाना का प्लान बना रही हो? नहीं, यह कीमती हीरे तुम जैसे सेठ के पास ही शोभा देते हैं। यह कहते हुए शीला के दिल में असफलता की कसक सुलभ समझ गया और फिर शीला पर एक नज़र डाली और सेठ रामदास से जाने की इजाज़त मांगी। अब हम चलते हैं। वादे मुताबिक हमारे लिए अन्य कार्य की व्यवस्था कर दी होगी। हाँ, अब तुम बाहर पहुंचोगे तो कार तुम्हारे लिए तैयार मिलेगी। दोनों बाहर पहुंचे तो कार तैयार मिली। थोड़ी देर बाद सुलभ खामोशी से कार चलाता रहा। शीला चुपचाप उसकी बगल में बैठी रही। फिर बोली, हम उन हीरो को आपस में बांट तो सकते थे। सुलभ ने कार रोकी। क्या हुआ? गेट आउट। तुम जैसी लालची और दूषित विचारों वाली लड़की से घृणा के योग्य होती हैं। आउट। और सुलभ के चेहरे पर झलकते आक्रोश को देखकर शीला सहम कर कार से उतर गई। और यह ब्रिकेश भी उठा लो। शीला किसी आज्ञाकारी की बाती से 5 लाख रुपए से भरा ब्रिकेश कार से बाहर निकाल लिया और अगले ही पल क्षण सुरक्षा सुलभ ने कार स्टार्ट कर दी। मुंह बढ़ाया। विश्वास नहीं होता, संसार में जैसे नमूने भी हैं। फिर वह अपने ब्रिकेश को एक हसरत भरी निगाह डाली और तेज एक और चल दी। सुलभ निर्द्वान आगे बढ़ता रहा। अब मैं मीना को पालूंगा और अपनी जिंदगी इस घृणित अध्याय को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। अरे, मैंने सेठ रामदास से इंस्पेक्टर बेरी की लाश के बारे में तो पूछा ही नहीं। मेरे मस्तिष्क पर इस सनसनीखेज घटनाक्रम का इतना प्रभाव था कि मैं इस बारे में सोच ही नहीं सका। इसलिए मुझे विश्वास है कि सेठ रामदास अपने हित से जुड़े इस किस्से को संभाल लिया होगा। और फिर बैंक की घटना पुलिस उस किरण नामक व्यक्ति की तलाश करेगी, जिसका लाकर खुलवाने के लिए विनोद उसके साथ स्ट्रांग रूम में ले गया था, लेकिन कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी किरण सुलभ को। अर्थात मेरे फंसने के कोई भी चांस नहीं। और यह अच्छा ही है। मैं यह चाहता हूँ कि सुनहरे भविष्य में मेरे भूत का कोई खौफनाक आतंक छाए। और 3 घंटे लगातार ड्राइविंग के पश्चात सुलभ महानगर के एक आलीशान बंगले के सामने जा रुका। यह वही दहलीज है जहाँ 2 वर्ष पहले दुत्कार कर निकाल दिया गया था। और दुत्कारे जाने के पश्चात तुम्हें इसी दहलीज पर सफ़र शुरू किया और आज इसी दहलीज पर आकर खत्म हो गया। फिर सुलभ उस आलीशान बंगले के एक कमरे में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर भंडारी, तुम? और सुलभ ने नोटों भरा वह ब्रिकेश डॉक्टर को खोलकर भंडारी के सामने रख दिया। यह क्या है? याद है डॉक्टर भंडारी, आज से 2 वर्ष पहले मैं इस दहलीज पर आपको मीना का हाथ मांगने आया था, तो आपने कहा था कि मीना की परवरिश तुम्हारी तरह सड़कों पर नहीं, इस आलीशान बंगले में हुई है, जिसकी कीमत 10 लाख है। और जिस दिन
तुम ऐसा कर दोगे, बंगला खरीदने योग्य हो जाओगे, उसी दिन मीना की तरफ नज़र उठाना, वरना कभी नहीं। आज मैं वही 10 लाख रुपए लाया हूँ। क्या इस वक्त मैं इस दहलीज पर अब आपसे मीना का हाथ मांग सकता हूँ? सुलभ के चेहरे पर कुछ ऐसा था कि डॉक्टर भंडारी एक पलक उसे देखता रहा, फिर उसे मुंह से मजबूरन एक बाप का स्वर सुनाई दिया। जिस शख्स को हिंदुस्तान की सारी पुलिस ढूंढ रही हो, क्या वह शख्स किसी बेटी अपनी बेटी का हाथ मांगने का साहस कर सकता है? सुलभ बुरी तरह चौंका। डॉक्टर भंडारी के मुंह से निकले शब्दों के अतिरिक्त अकल्पनीय, अप्रत्याशित थे। लो देखो। संध्या टाइम बैंक डकैती, इंस्पेक्टर बेरी तथा मैनेजर के पीए विनोद की हत्या में पुलिस को सुलभ की तलाश, जो एक मशहूर सेब कंपनी के 2 वर्ष पूर्व 1 लाख इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। पुलिस को इस सिलसिले में शीला नाम की एक लड़की को 6 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया। उसने अपना डकैती में शामिल होने का स्वीकार कर लिया, मगर उसने पुलिस स्टेशन में जाते ही इसलिए आत्महत्या कर ली। पुलिस को विश्वास था कि हत्यारा सुलभ राजधानी की ओर भागा है। हे भगवान, यह सब क्या हुआ? समाचार पढ़ा और थके कदमों से बाहर निकल गया। काश 2 वर्ष पूर्व मैंने तुम्हें दुत्कार न होता तो आज ऐसी स्थिति न होती। इंस्पेक्टर भंडारी से बातचीत के दौरान मैंने किसी के पदचापों को बाहर जाते सुना था। उन पदचापों को पहचानता हूँ, वह निश्चित रूप से मीना के पदचाप थे। मीना को मेरे लौट कर आने का पता चला चुका था होगा। निश्चित ही इस वक्त वह नदी के उसी किनारे पर मेरा इंतजार कर रही होगी, जहाँ से हमने कभी सुनहरे जीवन के सपने देखे थे। लेकिन क्या मीना को यह बात का पता चल चुका होगा कि मैं एक डकैती और हत्यारा बन चुका हूँ? अगर नहीं तो पता चला होगा तो उसने सच बता दूंगा कि मैंने इन परिस्थितियों में सब करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे माफ़ कर देगी। तभी ओह, पुलिस सायरन! सुलभ ने रास्ता बदल लिया। सुलभ की कार कुछ देर दूर पहुंची थी। सुलभ एक पुलिस जीप दिखाई दी। ओह, मुझे घेरने का प्रयास किया जा रहा है, रास्ता बदलना होगा। और सुलभ ने कार एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी, मगर दोनों पुलिस जीप तुरंत पीछे लग गई। ओह, फासला कम होता जा रहा है। कच्चे रास्ते पर जीप कार से कहीं तेज दौड़ती है। फिर पुलिस जीप से फायरिंग होनी आरंभ होगी। जिस अंदाज से ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है यह मेरे कार में होने का पूर्ण विश्वास है। किस्मत के अंधेरा फिर गिर चुका है। मुझे अंधेरे का लाभ उठाना चाहिए। और इस विचार के साथ ही अपनी कार की लाइट्स ऑफ कर दी और सरसरी सड़क पर बाईं तरफ स्थित सैकड़ों फीट गहरी खाई की परवाह न करते हुए फुल स्पीड से एक्सीलेटर दबा दिया। अगले ही पल कार के इंजन से एक शोर, कार खाई में लुढ़कती चली गई। सरकार खाई में गिर गई है लगती है। और एक तेज धमाका सुनाई दिया। समस्त वातावरण रोशनी से ना उठा। ओह, सैकड़ों फीट की गहरी खाई में पेट्रोल की टंकी फटने से आवाज़ भीषण सुनाई देती है। आओ अब चले, उसकी लाश खोज काम सुबह आरंभ होगा। सर, अगर सुलभ जैसे खतरनाक अपराधी कुदरत की इसी तरह सजाए मौत दे दे तो पुलिस कितनी बोरियत भरी अदालती कार्रवाई से बच जाए। हाँ, लेकिन कुदरत हमेशा ही ऐसा नहीं करती। और इन परिस्थितियों में बहुत बिगड़ चुका है। सुबह होने पर मेरी लाश नहीं मिलेगी तो एक बार फिर मेरी खोज आरंभ हो जाएगी। लेकिन कल सुबह तक सुलभ मीना के साथ इस देश की धरती को सदा के लिए छोड़ चुका होगा। वही धरती जिसकी रक्षा के गीत सुलभ बचपन में गाए थे। यहाँ से नदी के किनारे ज़्यादा दूर नहीं है। और सुलभ तेज कदमों से मंजिल की ओर बढ़ गया। वह नदी के किनारे पहुंचा तो चांदनी में निकट उभरी चट्टान पर मीना को लेटा देखा। ओह मीना,
तुम मेरा इंतजार करना पड़ा। वह निकट पहुंचा तो मीना के भाव एक विचित्र खामोशी देखकर उसका दिल कांप उठा। मीना, उसे पुकारा। मीना ने जवाब न देते के लिए जिंदा नहीं थी। ओह मीना, शायद तुमने सुलभ के यह रूप को देखना गवारा न हुआ। सुलभ निराशाओं में डूबकर अत्यंत गहराई में डूब गया। आह मीना, काश तुम जान पाती सुलभ ने ऐसा क्यों बना। और फिर उसके कदम नदी की ओर उठने चले गए। तुम्हारे बिना तो जीवन का कोई कल्पना है और न ही कोई मकसद। सिर दी उमड़ती नदी में अपने आंचल में समेट लिया। समाप्त दोस्तों।